नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ऑप्शन ए है राजा के प्रति वफादारी, बी है शांति एवं अहिंसा, सी है बड़ों का सम्मान, डी है धार्मिक सहनशीलता, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख में इस प्रकार वर्णित किया है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृत्ति पर जोर दिया है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजिट किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारक को डीडी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था। ऑप्शन ए है बेटा, बी है पौत्र, सी है दादा, डी है पिता। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो अभी हम ऊपर बता करा रहे हैं कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। इस प्रकार 145 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी। ऑप्शन ए है नागनिका, बी है कारुवाकी, सी है ध्रुव देवी, डी है कौशल देवी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि अभी हम ऊपर बता करा रहे हैं कि मौर्य शासक अशोक की रानी कारुवाकी जी थीं। इस प्रकार के 146 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है कनिष्क, डी है हर्ष। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 147 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका, डी है कलिंग।
चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अफगानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था, बिहार भी था, कलिंग भी था, श्रीलंका ही सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रकार 148 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, अशोक के शासन में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है समस्तीपुर में, डी है राजगृह में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम इसको बता करा रहे हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। इस प्रकार 149 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है काशी, बी है कौशाम्बी, सी है कलिंग, डी है अंग। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 150 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ऑप्शन ए है रोमिला थापर, बी है डी.एन. झा, सी है वी.ए. स्मिथ, डी है एच.सी. रायचौधरी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम आपको ऊपर बता करा रहे हैं कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य में डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, बी है अशोक का राज्याभिषेक, सी है मेगास्थनीज का भारत आगमन, डी है अशोक की कलिंग पर विजय। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो उपयुक्त विकल्प में से अशोक की कलिंग की घटना सबसे अंतिम में घटित हुई थी। इस प्रकार 152 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन ए है जालौक, बी है अवंती वर्मा, सी है नंदीवर्धन, डी है बृहद्रथ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति का था। इन्होंने एक राजवंश की स्थापना जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। इन अश्वमेघ यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 154 है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी है वनीय भूमि। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अभी हम ऊपर आपको बता करा रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय यह है कि जनजाति द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही सीता भूमि कहा जाता था। इस प्रकार 154 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है शक वंश, बी है कुषाण वंश, सी है सातवाहन वंश, डी है शुक वंश। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख में अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 156 का क्वेश्चन नंबर 156 है, गौतम पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए है शक, बी है सातवाहन, सी है हिंदू यवन, डी है शुंग। चलिए आप सभी लोग बताइए। अभी हम आपको ऊपर बता करा रहे हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। इस प्रकार 156 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए है सातवाहन, बी है कुषाण या कुषाण, सी है कण्व, डी है गुप्त। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको ऊपर बता करा रहे हैं कि शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। इस प्रकार 157 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए है महामेघ वाहन वंश से, बी है चेदी वंश से, सी है सातवाहन वंश से, डी है रठ भोजक वंश से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा शासक था तथा महाराजा कुदेव तीसरे शासक थे। पातालपुर गुहा लेख का संबंध महाराजा कुदेव से है। कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुम्फा लेख है जो प्राकृतिक भाषा में है। अब हम इस प्रकार 158 का ऑप्शन नंबर
ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए है गिरनार स्तंभ लेक के साथ, बी है चूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, सी है हाथी गुम्फा लेक के साथ, डी है सारनाथ लेक के साथ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 159 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है। ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है पाली, सी है संस्कृत, डी है तमिल। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 160 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में अंकित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, शक संवत वर्ष में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, बी है 78 ईसा पूर्व, सी है 58 ईस्वी, डी है 78 ईस्वी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही काल में प्राप्त हुआ। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में ही फली फूली। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन बिंब कड़क फिसस ने किया। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है शकों को, बी है कुषाणों को, सी है मौर्यों को, डी है गुप्तों को। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 162 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुषाणों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है हर्ष। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 163 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है मीनांडर, सी है बिम फंडेफिसेस, डी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 164 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिम फंडेफिसेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन ए है कुषाणों के समय, बी है गुप्तों के समय, सी है अकबर के समय, डी है मौर्यों के समय। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो गांधार की शैली जो है कुषाणों के समय में फली फूली थी। तो इस प्रकार 165 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है कश्मीर, डी है राजगृह। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 166 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कश्मीर में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है मौर्यों का, बी है कुषाणों का, सी है सातवाहनों का, डी है गुप्तों का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए।
तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सांची का स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्मारक सामान्यतः अर्धगोलाकार ईंटें द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतया लकड़ी का बना था। मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति मौर्य काल की नहीं है। कुम्भहार स्थल से मौर्य राजप्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान किया था। ताम्र पत्र मुख्यतया एक तांबे की प्लेट है जो मौर्य काल से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबंध है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी है तक्षशिला, सी है हस्तिनापुर, डी है कुम्भहार। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। अभी हम आपको ऊपर बता कर आ रहे हैं कि पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबंधित है, वह है कुम्भहार। तो इस प्रकार 168 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, ताम्रपत्र है। ऑप्शन ए है एक प्राचीन ग्राम का नाम, बी है मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट, सी है तारों का एक समूह, डी है भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र सेनानियों को दिया गया एक प्रशस्ति पत्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 159 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है आजीवक, डी है ब्राह्मण। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 170 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आजीवक को बराबर की गुफाएं अशोक ने दान में दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? ऑप्शन ए है सारनाथ सिंह शीर्ष, बी है धोली हस्ती, सी है मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति, डी है रामपुरवा वृषभ। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि बुद्ध मूर्ति शिल्प मौर्य काल का सारनाथ सिंह शीर्ष भी है और आपका धोली हस्ती भी है और रामपुरवा वृषभ भी है, लेकिन मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति यह शिल्प मौर्य काल का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए है ईंटों का, बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का, डी है मिट्टी का। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 172 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लकड़ी का चंद्रगुप्त का महल बना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है कायस्थ, बी है ब्राह्मण, सी है राजमुखिया, डी है राजपूत और मुसलमान अधिकारी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भूमिदान का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी
नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहनों और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षयनिधि प्रणाली की शुरुआत की। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने का प्रथा प्रारंभ किया। तो इस प्रकार 173 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राह्मण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए है मौर्यों, बी है भारतीय यूनानियों, सी है गुप्तों, डी है कुषाणों। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 174 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय यूनानियों ने प्रचलित किया था। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की मुद्रा पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कादर्मक शाखा का संस्थापक चस्टन था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक अज्ञात है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने स्थापित किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी? ऑप्शन ए है टीसीएस, बी है प्लिनी, सी है टालमी, डी है स्ट्रेबो, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 175 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए है संगम साहित्य, बी है मिलिंद पन्हो, सी है जातक कहानियाँ, डी है उपरोक्त सभी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इस प्रकार 176 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिलिंद पन्हो में व्यापारी मार्गों पर मौन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, इनमें से कौन शक संवत की कादर्मक शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन ए है चस्टन, बी है रुद्रदामन प्रथम, सी है नहपान, डी है जयदामन। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 177 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चस्टन कादर्मक शाखा का संस्थापक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? ऑप्शन ए है कुषाण, बी है चेरा, सी है पश्चिमी शक, डी है वाकाटक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 178 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।